पॉलिटिकल करंट अफेयर्स पार्ट 5। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है कि नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स में काफी समय से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज 2002 में एक बार हो चुकी है। क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है? डिलिमिटेशन का प्रोसेस क्या होता है और डिलिमिटेशन करने की जरूरत ही क्या है? संविधान इसके बारे में क्या बोलता है? और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का इसके बारे में क्या बोलना है? पूरा डिटेल्ड एनालिसिस प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे करेंगे। और उसके अलावा एक और मसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट पास करी थी विद रिगार्ड्स टू सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो दो इंपॉर्टेंट मसले इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि सपोज करिए ये एक एरिया है, ये एक स्टेट है। हमारे को चुनाव के पर्पस के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन हम इसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना चाहते हैं। मतलब कि इसके अंदर ज्योग्राफिक बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं कि यहां से कैंडिडेट ए खड़े हो रहे हैं, यहां से कैंडिडेट बी खड़े हो रहे हैं, यहां से कैंडिडेट सी खड़े हो रहे हैं, डी खड़े हो रहे हैं, ई खड़े हो रहे हैं, एफ खड़े हो रहे हैं एंड सो ऑन। इस पूरे प्रोसेस को, कि जब हमने एक पूरी स्टेट को, एक पूरे एरिया को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया इलेक्शन के पर्पस के लिए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर वो विधानसभा का इलेक्शन हो, किसी का भी इलेक्शन हो, अगर हम एक पर्टिकुलर बड़े एरिया को ऐसे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डीलिमिटेशन का प्रोसेस। ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया में ये होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। मतलब कि हर एक कैंडिडेट जो है वो बराबर नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि यहां पे अगर सपोज करिए 100 लोग हैं, 100 लोगों को एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे भी 100 लोग होने चाहिए कि 100 लोगों को डी रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 लोगों को ई रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 लोगों को सी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन। मतलब कि हमारा जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है, ये जो हम इंटरनली बाउंड्रीज बनाते हैं, इसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है पॉपुलेशन को इक्वली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए, जिससे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बराबरी से यहां पे रिप्रेजेंट किया जा सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने का अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन। तो अगली बार आप सुने डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब है विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के लिए एक एरिया को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना। ठीक है। अभी अगर हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो यहां पे कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व की जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डिलिमिटेशन का मतलब है इक्वल पॉपुलेशन में एक एरिया को डिवाइड करना और साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए आरक्षित रखना। ठीक है। जो डिलिमिटेशन होता है ये एक बॉडी करती है जिसको कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। कैसे बनाई जाती है, क्या होता है, अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इक्वल पॉपुलेशन के अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जो डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर करती है, जैसे कि ज्योग्राफी, कि वो एरिया कितना डिफिकल्ट टेरेन का है, कितना इजी टेरेन है, ये सारी बातें। साथ में कनेक्टिविटी और बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, की पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनकी बाउंड्रीज किस तरीके से यहाँ पे बनी हुई हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका होता है पॉपुलेशन। प्रीलिम्स में वो आपसे कई बार डिफिकल्ट सवाल बनाने को पूछेगा कि पॉपुलेशन इज द ओनली क्राइटेरिया जो डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर करती है, तो जवाब होगा नहीं। अगर वो पूछता है कि पॉपुलेशन इज जस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया, तो जवाब होगा हाँ, पॉपुलेशन सिर्फ एक क्राइटेरिया है, इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। उसके अलावा ज्योग्राफी, कनेक्टिविटी और बाउंड्रीज भी कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, मैंने आपको बताया कि इसका काम होता है डिलिमिटेशन करने का। एक्चुअल में डिलिमिटेशन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हमारे को दिया हुआ है आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 82 बोलता है कि अगर आपको लोकसभा के लिए डिलिमिटेशन करना हो तो आर्टिकल 82 का इस्तेमाल होगा। अगर आपको विधानसभा के चुनाव के लिए डिलिमिटेशन करना हो तो आर्टिकल 170 का इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये जो डिलिमिटेशन करने वाली बॉडी है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स भी रिजर्व करेगी, इसमें कौन कौन होगा? इसमें एक होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस राज्य में आपको डिलिमिटेशन करना है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है और इसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। संसद भवन में जब ये रिपोर्ट आती है तो संसद भवन में जो सांसद हैं वो इसका डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई, अमेंड, चेंज नहीं कर सकते। साथ में इस रिपोर्ट को आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस रिपोर्ट को खारिज नहीं कर सकते। मतलब कि डिलिमिटेशन कमीशन जो भी डिसीजन देगी
कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरीके से डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, एक एरिया में कितने लोग आएंगे, कौन सी सीट रिजर्व रहेगी, ये सब फाइनल होता है। और ना तो संसद भवन और ना ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको चेंज कर सकते हैं। तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर इसकी रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकते, इसकी रिपोर्ट फाइनल और बाइंडिंग होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ये बोलते हैं कि नॉर्मली हर सेंसस के बाद, जब हमारी ये जो सेंसस की जनगणना की प्रक्रिया होती है, हर सेंसस के बाद आपको डिलिमिटेशन करना होता है आफ्टर एवरी सेंसस। लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से और 2001 में 84th अमेंडमेंट एक्ट से हमने बोला कि हमारे को अभी ये जो पूरी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है इसके ऊपर रोक लगानी है। वी हैव टू फ्रीज द प्रोसेस। ये समझ नहीं आया सर, फ्रीज द प्रोसेस का क्या मतलब होता है। मैंने आपको क्या बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया है और हम मोस्टली पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन करते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करते हैं, जो कि सारा काम होता है पॉपुलेशन के बेसिस पर, जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो आपको पता है कि जनगणना जो है वो बदलती रहेगी। 71 में अलग थी, 81 में अलग होगी, 91 में अलग होगी, 2001 में अलग होगी, 2011 में अलग होगी, 2021 में अलग होगी। मतलब कि हर सेंसस में पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जैसे ऐसे हर सेंसस में पॉपुलेशन चेंज होती है, आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद आपको इधर की जो डिलिमिटेशन है वो करनी चाहिए। तो एक्चुअल में आर्टिकल 82 और 170 क्या बोलते हैं, हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद आपको डिलिमिटेशन करवानी चाहिए। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसलिए स्टेट्स को आश्वासन देने के लिए कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करते भी हो तो भी आपकी सीटों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो डिलिमिटेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने बोला 1976 में कि 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा और सारा काम 1971 सेंसस डेटा के बेसिस पर होगा। बेसिकली ये इसलिए किया गया था कि स्टेट्स को आश्वासन दिया जा सके कि आप निश्चिंत तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इन सबको प्रमोट करो, जिससे कि जनगणना कंट्रोल में आए और हमारी ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में यह बोला गया कि 1976 से लेकर 2001 तक जितने भी भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, वो सारे के सारे चुनाव जो होंगे 1971 के सेंसस डेटा के बेसिस पे होंगे। मतलब कि 1981 और 1991 में कोई भी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नहीं होगी। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में ऐसा बोला कि पहली बार जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी अब वो 2001 के बाद होगी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन तो हमारी अभी भी स्थिर नहीं हुई है, पॉपुलेशन हमारी अभी भी कंट्रोल नहीं हुई है, तो हमारे को और 25 साल से ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि ना तो हम 2001 के बाद डिलिमिटेशन करना चाहते और ना ही 2011 के बाद डिलिमिटेशन करना चाहते, ना ही 2021 के बाद डिलिमिटेशन करना चाहते। हम अगला डिलिमिटेशन अब करेंगे 2026 के बाद, ऐसा 2001 में बोला गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा, जिससे कि स्टेट्स को और ज्यादा समय मिल सके अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। तो आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 और 170 क्या बोलते हैं कि हर सेंसस के बाद आपको डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करनी है। लेकिन 1976 और 2001 में इंदिरा गांधी की सरकार और अटल बिहारी की सरकार ने बोला कि आपको डिलिमिटेशन 25-25 साल के लिए रोकनी होगी, जिससे कि स्टेट्स बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। आप यहां पे ये समझिए कि अगर स्टेट्स के मन में डर हुआ कि हम पॉपुलेशन अगर कम कर लेंगे तो हमारी नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये जो नंबर ऑफ सीट्स यहां पे होती हैं दैट इज डिपेंडेंट अपॉन पॉपुलेशन। एक राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पॉपुलेशन अपनी कम कर ली तो लोकसभा में मिलने वाली सीटें आपको कम हो जाएंगी, और कोई स्टेट ये नहीं चाहेगी कि लोकसभा में उनकी सीटें कम हो। ऐसे में स्टेट्स का डर दूर करने के लिए, स्टेट्स को आश्वासन देने के लिए यह बोला गया कि ठीक है, हम यहां पे डिलिमिटेशन के प्रोसेस को 25 साल के लिए फ्रीज करते हैं। तो आज की तारीख में सिचुएशन निकलती है कि हमारे यहाँ हर सेंसस के बाद एज पर आर्टिकल 82 और 170 डिलिमिटेशन तो होना चाहिए बाय डिलिमिटेशन कमीशन, लेकिन 2026 तक के लिए वो प्रोसेस फ्रीज किया हुआ है एज पर द अमेंडमेंट पास्ड इन 2021। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब एक जगह पे, 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में आपको एक्सेस मिलेगा पूरे सब्सक्रिप्शन का, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। साथ में अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चालू है, जहां पे अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। ऑल्सो सिलेक्शन न होने पर 2 साल तक आपको एक्सटेंशन मिलेगा, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। तो अभी क्या हुआ कि हमने देखा कि 2026 तक के लिए
हमारा जो डीलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर एक रोक लगाई गई है, फ्रीज लगाई गई है, जिससे कि स्टेट्स को प्रॉपर मौका मिल सके अपनी डीलिमिटेशन करने का। ऐसे में ये समझते हैं कि आर्टिकल 170 में डिटेल में डीलिमिटेशन के बारे में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 170 ये बोलता है कि सपोज करिए ये एक स्टेट है, एक स्टेट को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी ये डिपेंड करेगा 1971 सेंसस के बेसिस पे, कि उत्तर प्रदेश के बाद 400 से ज्यादा सीटें होंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। किस राज्य को विधानसभा में, प्लीज फोकस, आर्टिकल 170 का मतलब है विधानसभा के प्रोविजंस, कि किस राज्य को विधानसभा में कितने प्रोविजन कितनी सीटें मिलेंगी, ये 1971 सेंसस डेटा के बेसिस पे डिसाइड होगा। कब तक? 2026 के बाद के पहले सेंसस डेटा तक। क्यों? क्योंकि 2001 में ऐसा बोला गया था। अब हमें समझ आ गया कि कितनी सीटें मिलेंगी। सपोज 400 सीटें मिल रही हैं, 400 सीट्स मिल रही हैं। ये जो स्टेट है इसको अब हम इंटरनली डिवाइड करेंगे, इस स्टेट को अब हम इंटरनली डिवाइड करेंगे, विल डिवाइड दिस स्टेट इंटरनली। इन्हें बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दिस इज नोन एज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कि लखनऊ एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, गोरखपुर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, कानपुर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, नोएडा एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ये कन्नौज एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। मतलब कि एक बड़े राज्य को जब आप छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हो उन्हें कहते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कितनी सीटें होंगी ये डिसाइड होगा 71 सेंसस डेटा के बेसिस पे। अंदर डिवीजन कैसे होगा? गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, इनमें डिवीजन कैसे होगा वो डिसाइड किया जाएगा 2001 सेंसस डेटा के बेसिस पे। और ये फाइनल किया गया बाय 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003। 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बोला गया कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो तो 71 पे चलने देंगे, लेकिन जो इंटरनल डिवीजन होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो होगा 2001 के सेंसस डेटा के बेसिस पे। और ये बोला गया 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 से बोला गया था कि ये जो डीलिमिटेशन है अगला प्रोसेस ये कब होगा? 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा तब हम अगला डीलिमिटेशन करेंगे। तो देखिए क्रक्स क्या निकलता है कि 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला कि डीलिमिटेशन 25 साल के लिए फ्रीज है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दोबारा बोला डीलिमिटेशन 25 साल के लिए फ्रीज है। आज की तारीख में जो डीलिमिटेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स विधानसभा में जो मिलेंगी वो 1971 सेंसस डेटा के बेसिस पे मिलेंगी, और एक बड़ी स्टेट का जो छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन होगा वो 2001 सेंसस डेटा के बेसिस पे होगा एज पर 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003। सेम चीज लोकसभा में एप्लीकेबल है। आर्टिकल 82 डील करता है लोकसभा के चुनाव से। और यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है कि एक राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, दैट विल डिपेंड अपॉन 1971 सेंसस। 1971 का सेंसस डेटा जो है वो डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, मिजोरम को, सिक्किम को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी वो डिसाइड होगा 1971 सेंसस डेटा के बेसिस पे। एक बड़ी स्टेट लोकसभा के चुनाव के लिए अंदर कैसे डिवाइड होगी छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अंदर कैसे डिवाइड होगी छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यह डिसाइड किया जाएगा 2001 सेंसस डेटा के बेसिस पे एज पर 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो विधानसभा और लोकसभा में सेम प्रोसेस चलता है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी सीटें होंगी 1971 सेंसस डेटा। बड़े राज्य को छोटी छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैसे डिवाइड करेंगे 2001 सेंसस डेटा के बेसिस पे। ये हमने कौन से अमेंडमेंट से फाइनल करा? 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 से फाइनल करा। और अब अगला डिलिमिटेशन कब होगा? अगला डिलिमिटेशन होगा 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा उसके बेसिस पे। मतलब कि 2031 में जो पहला सेंसस आएगा उसके डेटा के बेसिस पे अगला डिलिमिटेशन होगा एज पर 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001। तो पूरा क्रक्स क्या निकला? डिलिमिटेशन का मतलब है बड़े राज्य को छोटे में डिवाइड करना, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहां से कैंडिडेट्स को लेके आना, मतलब कि चुनाव करवाना। ऐसे डिवाइड करेंगे कि सब में इक्वल पॉपुलेशन हो। मतलब डिलिमिटेशन का प्राइमरी क्राइटेरिया पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अलावा आप दूसरा क्राइटेरिया भी कंसिडर कर सकते हो। ऑल्सो नंबर ऑफ सीट्स जो मिलेंगी, विधानसभा में कितनी सीट होंगी, लोकसभा में कितनी सीट होंगी, वो डिसाइड होगा 71 सेंसस डेटा के बेसिस पे, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करवानी है। इसको दो बार एक्सटेंड किया गया 25-25 साल से, एक बार 1976 में, एक बार 2001 में। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन से डेटा के बेसिस पे बनाई जाएंगी? 2001 के बेसिस पे। ये किससे फाइनल हुआ? 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। और 2001 में ये बोला गया था कि अगला जो डिलिमिटेशन होगा 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा उससे होगा। ये किससे बोला गया? 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 से। तो आर्टिकल 170 और आर्टिकल 82 के अंदर
ये ईयर्स अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि डीलिमिटेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है। आज तक हमारे यहाँ डीलिमिटेशन 4 बार हुआ है। एक बारी 1952 में, एक बारी 1963 में, एक बारी 1973 में और एक बारी 2002 में। बेसिकली 2002 में जो डीलिमिटेशन हुआ था वो नंबर ऑफ सीट्स के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो आपको दिख ही रहा है कि 1971 के बेसिस पे ही होगा। नंबर ऑफ सीट्स तो आपको दिख ही रहा है कि 1971 के बेसिस पे होगा, तो नंबर ऑफ सीट्स के लिए नहीं हुआ था। 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था वो हुआ था टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। क्यों? मैंने आपको बताया कि यहां पे बोला गया कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो 2001 सेंसस डेटा के बेसिस पे डिवाइड की जाएंगी। इस वजह से 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट पास किया गया था फॉर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब कि एक बड़े राज्य को छोटे एरियाज में डिवाइड करने के लिए, एक बड़े राज्य को छोटे एरियाज में डिवाइड करने के लिए, चुनाव के पर्पज के लिए, विधानसभा और लोकसभा के लिए। तो यह ध्यान रखना है आपको कि 2002 में जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई वो नंबर ऑफ सीट्स के लिए नहीं हुई, बल्कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए होती है। वो नंबर ऑफ सीट्स के लिए नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी लोकसभा विधानसभा में, वो इसलिए हुई कि एक बड़े राज्य को छोटी छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2001 डेटा के बेसिस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो इसलिए हुई थी। मतलब कि अभी तक कोई डिलिमिटेशन नहीं हुई 1981, 1991, 2001 और 2011 में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने उसे 1971 के बाद फ्रीज कर दिया था। अच्छा, ये सबके नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा हैंडआउट आपको एज इट इज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले के 4 लेक्चर का हैंडआउट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, इसका भी मैं डाल दूंगा कंसोलिडेटेड हैंडआउट इंग्लिश हिंदी में पूरा। तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अभी क्या हुआ, जब 2002 में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करने के लिए डिलिमिटेशन हुआ, उस समय पे 4 स्टेट जो हैं वो इस प्रोसेस में छूट गए थे। 4 स्टेट जो है इस प्रोसेस में छूट गए। कौन कौन से 4 स्टेट? आसाम, नागालैंड, अरुणाचल और मणिपुर। 2002 में जब पूरे देश में डिलिमिटेशन चालू था, असम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर में नहीं हुआ। क्यों? सिक्योरिटी कारणों के चलते। राष्ट्रपति ने ऑर्डर पास किया था कि इन 4 राज्यों में डिलिमिटेशन अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी काफी ज्यादा फैली हुई थी। फाइनली 2020 में पार्लियामेंट ने बोला कि एक तो जम्मू कश्मीर में जो हमने उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करा 2019 में, और ये 4 स्टेट जो छूट गई थी 2002 में, इन पांचों का डिलिमिटेशन एक साथ करवा देते हैं। और इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2020 पास किया गया पार्लियामेंट द्वारा इन 5 राज्यों में डिलिमिटेशन करवाने के लिए। क्योंकि आपको पता है 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसलिए उस समय पे पार्लियामेंट ने बोला कि अभी जम्मू कश्मीर में दोबारा से बाइफर्केशन के बाद और लद्दाख में भी जो हमारे को डिलिमिटेशन कराना है उसको फ्रेश तरीके से कराना होगा। तो 4 राज्य जो 2002 में छूट गए थे, अरुणाचल, नागालैंड, असम और मणिपुर और जम्मू कश्मीर लद्दाख, इन पांचों जगहों पे डिलिमिटेशन कराने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बना लेते हैं। अभी क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो गया। 2020 में पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया था डिलिमिटेशन एक्ट 2020, इनको 5 जगहों के लिए नियुक्त किया गया था। इन 5 में से जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो हमारे को यह पता है कि पूरे देश में नंबर ऑफ सीट जो है वो 1971 सेंसस डेटा के बेसिस में है, और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन है वो 2001 सेंसस डेटा के बेसिस पे है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अभी रिसेंटली डिलिमिटेशन करवाया गया वो सारा का सारा 2011 के सेंसस डेटा के बेसिस पे करवाया गया। ये बात आपको भूलनी नहीं है कि जम्मू कश्मीर यहां पे एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया बाय जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पार्लियामेंट ने खुद इस कानून के अंदर बोला कि हाँ, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो डिलिमिटेशन होगा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए, ऑफ कोर्स लद्दाख में विधानसभा नहीं है लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए जो डिलिमिटेशन होगा उसको 2011 सेंसस डेटा के बेसिस पे किया जाएगा, ना 1971 बेसिस पे, ना ही 2001 के बेसिस पे। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोबारा से न्यूज में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर प्रीलिम्स में अच्छा खासा सवाल बन सकता है। ये पता होना चाहिए कि इस कानून के अंदर दिया था 2011 सेंसस। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया 2020 में, जम्मू कश्मीर का उसने डिलिमिटेशन कर दिया। 4 राज्य अभी भी बच गए, वहां पे अभी भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बेसिकली क्या हुआ, ये जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 पास किया गया था, इसके लिए नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हुआ था, मैंने आपको बताया
नंबर ऑफ सीट्स के लिए तो हुआ ही नहीं था। तो अभी क्या हुआ 2002 में, ये जो डीलिमिटेशन एक्ट पास किया गया 2002। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, भारत में जब भी डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है वो हमेशा पार्लियामेंट बनाता है, विधानसभा का उसमें कोई रोल नहीं होता। चाहे हम आर्टिकल 82 की बात करें या आर्टिकल 170 की बात करें, दोनों के लिए, चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात करें या विधानसभा इलेक्शन की बात करें, कोई से भी चुनाव की बात करें, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी डीलिमिटेशन होगा वो हमेशा पार्लियामेंट द्वारा होगा, मतलब कि पार्लियामेंट उसके लिए कानून पास करेगा। जब भी आपको डीलिमिटेशन कमीशन बनाना होता है, पार्लियामेंट उसके लिए अलग से कानून पास करता है, विधानसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता। विधानसभा डीलिमिटेशन कमीशन बना ही नहीं सकता। इसको आप हमारे संविधान का एक क्वाजी फेडरल फीचर भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, डीलिमिटेशन हमेशा पार्लियामेंट के कानून द्वारा ही होगा। तो ऐसे में डीलिमिटेशन एक्ट 2002 पास किया गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आपको डीलिमिटेशन करवाना होगा अपने देश में, हमेशा आपको एक फ्रेश डीलिमिटेशन एक्ट पास करना होगा पार्लियामेंट से। मतलब कि जब भी आपको चुनाव करवाना होगा या डीलिमिटेशन करवाना होगा, आपको उसके लिए पार्लियामेंट से एक नया कानून पास करवाना होगा इन द फॉर्म ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो 2002 में हमारे को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन करवाना था। तो उसके लिए क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 2002 में कानून पास करा, डीलिमिटेशन एक्ट 2002, और यहां पे प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर दी गई। प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई कि राष्ट्रपति अगर आप चाहें तो कुछ कुछ जगहों पे सिक्योरिटी कारणों के चलते डीलिमिटेशन को स्थगित कर सकते हैं, डीलिमिटेशन को आप जो है पोस्टपोन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यह बोला कि मैं एक ऑर्डर निकाल रहा हूं, क्योंकि असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल में अभी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2008 के चलते इन 4 राज्यों में भी डीलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अंदर जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी डीलिमिटेशन को स्थगित करने की, पोस्टपोन करने की, उन्होंने उसका इस्तेमाल करा और इन 4 राज्यों में डीलिमिटेशन को रोक दिया। ऐसे में साथ के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में एक सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 8A। यहां पे बोला गया कि अगर राष्ट्रपति फ्यूचर में असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल में डीलिमिटेशन करवाना चाहते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन करेगा, ना कि डीलिमिटेशन कमीशन। बेसिकली डीलिमिटेशन एक्ट 2002 जब ये आया तो यहां पे राष्ट्रपति को पावर दी गई कि किसी भी एरिया में आप जो है डीलिमिटेशन को स्थगित कर सकते हो। एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को अमेंड करके सेक्शन 8A ऐड किया गया और यहां पे बोला गया कि अगर डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंदर राष्ट्रपति कहीं पे डीलिमिटेशन को रोकते हैं और फ्यूचर में बोलते हैं कि अब सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो गई, यहां पे डीलिमिटेशन कर लो, तो फ्यूचर में जब वो डीलिमिटेशन होगा उसके लिए अलग से डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाई जाएगी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है डीलिमिटेशन कर देगी। उसके लिए अलग से पार्लियामेंट से कानून पास करवा के डीलिमिटेशन कमीशन बनवा के डीलिमिटेशन करवाने की जरूरत नहीं है। वहां पे जहां पे डीलिमिटेशन स्थगित किया गया था सिक्योरिटी कारणों के चलते, वहां पे इलेक्शन कमीशन ही पूरा का पूरा डिवीजन कर देगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसीलिए यहां पे अब ये फाइनल हुआ कि ये जो 5 एरियाज के लिए हमने डीलिमिटेशन एक्ट पास किया था, ये एक्चुअल में गलत पास हुआ था, पार्लियामेंट ने इसे खुद माना है। ये जो डीलिमिटेशन एक्ट 2020 में पास हुआ था, ये एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल में डीलिमिटेशन करवा ही नहीं सकता, यह सिर्फ जम्मू कश्मीर में करवा सकता है एज पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्यों? क्योंकि इन 4 राज्यों में डीलिमिटेशन स्थगित हुआ था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8A बोलता है कि अगर डीलिमिटेशन स्थगित हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन करवाएगा, ना कि डीलिमिटेशन कमीशन। इसलिए यह वाला कानून इन 4 राज्यों की डीलिमिटेशन पर नहीं लगेगा। तो यहां पे क्लैरिटी हमारे को यह मिलती है कि जो भी है पूरा का पूरा डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होनी है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा, ना कि डीलिमिटेशन कमीशन एज पर सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाती है और वहां पे बोला जाता है कि सर पूरे हिंदुस्तान में डीलिमिटेशन हो गया, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 2019 में खत्म होता है, वहां पे भी डीलिमिटेशन एक्ट 2020 के अंदर डीलिमिटेशन हो गया एज पर 2011 सेंसस। तो फिर ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप क्यों डीलिमिटेशन नहीं करवा रहे हो? अभी तक यहां पे मल्टीपल विधानसभा चुनाव हो चुके, हर 5 साल में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, यहां की स्थिति एकदम नॉर्मल है। तो अब जब सिक्योरिटी का खतरा कोई है ही नहीं तो यहां पे डीलिमिटेशन करवा दीजिए। डीलिमिटेशन इसलिए जरूरी होता है कि लोगों को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले विधानसभा और लोकसभा में, मतलब कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड हो सकें और हर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। मैंने आपको बताया कि हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बराबर नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। तो अभी
हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ पीपल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो चुकी है। और इन जगहों पे जो आखिरी बार टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी थी वो 1971 सेंसस डेटा के बेसिस पे बनी थी। मतलब कि आप ये समझिए कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 1971 के बेसिस पर ही रहेंगी 2026 के बाद तक। लेकिन जो इंटरनल डिवीजन करना है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो तो हमने डिसाइड कर लिया था कि वो हम 2001 के सेंसस डेटा के बेसिस पे करेंगे। लेकिन इन 4 जगहों पे जो इंटरनल डिवीजन हुआ है वो आज भी 1971 के बेसिस पे हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में 2001 के बेसिस पे हुआ है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन, लेकिन इन 4 राज्यों में आज भी 1971 के बेसिस पे चल रहा है। तो ये तो इनइक्वालिटी है ना, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो ऐसे में कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बोला कि सर आर्टिकल 14 का इन 4 राज्यों में वायलेशन हो रहा है, बाकी पूरे हिंदुस्तान को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2001 के बेसिस पे मिल रही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2011 के बेसिस पे मिल रही है, लेकिन आज भी हमारे को जो इंटरनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल रही है वो पुराने डेटा के बेसिस पे मिल रही है, जो कि इन 4 राज्यों की जनता के साथ एक इनजस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर जो है डिसीजन डिलीवर करना है। जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगला मुद्दा है बिल अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता। कल इसका आखिरी दिन ऑफर का। तो इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल के बैचेस 1 साल 2 साल 3 साल के बैचेस फॉर जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल, एक जगह पे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। आपको पता है कि हमारे यहां एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। ये जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसके अंदर ये बोला गया कि पार्लियामेंट या विधानसभा का काम होता है कानून को पास करना। पार्लियामेंट या फिर विधानसभा का काम होता है एक बिल को पास करना, एक बिल या फिर एक लॉ को पास करना। पार्लियामेंट या विधानसभा का काम होता है एक कानून को पारित करना, एक कानून को पास करना। अगर वो कानून संविधान के खिलाफ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगा सकता है। मतलब कि जुडिशरी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के अंदर एक कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है या उसके कुछ प्रोविजंस को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है आर्टिकल 13 के अंदर। यहां पे जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लास्ट वीक एक जजमेंट पास करी। उन्होंने बोला कि सपोज करिए हमने एक बिल को खारिज कर दिया, हमने एक बिल को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अगर लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट या विधानसभा दोबारा से सेम कानून पास करना चाहते हैं, अगर वो दोबारा से सेम कानून को पास करना चाहते हैं तो उन्हें फ्रेश लॉ पास करना होगा। दे विल हैव टू पास अ फ्रेश लॉ। अच्छा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो फ्रेश लॉ है, फ्रेश लॉ का मतलब ये नहीं होता कि आप सेम टू सेम बिल पास कर दो। सेम बिल पास नहीं कर सकते आप जो है सेम बिल पास नहीं करोगे। हमने पूछा था सर फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बिल को स्ट्राइक डाउन कर रहा है तो लेजिस्लेचर को, सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल में जो खराबियां निकाली हैं उन खराबियों को, उन डिफेक्ट्स को पहले एड्रेस करना होगा, उन खराबियों को दूर करना होगा और उसके बाद ही आप नया कानून पास कर सकते हो। अगर आप उन खराबियों को पास करे बिना, ठीक करे बिना बिल पास करवा रहे हो, उन खराबियों को दूर करे बिना अगर आप बिल पास करवा रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना आएगा और असंवैधानिक माना आएगा, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के खिलाफ माना आएगा। तो ध्यान रखिए, अगर सपोज हम एग्जांपल लें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का, आपको पता है कि एनजेएसी 2014 का जो बिल था सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अगर पार्लियामेंट अब दोबारा से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का बिल लाना चाहता है तो पार्लियामेंट को उस बिल के डिफेक्ट्स को एड्रेस करना होगा, उस बिल में सुप्रीम कोर्ट ने जो खराबियां निकाली थी उनको एड्रेस करना होगा। उसके बाद ही पार्लियामेंट जो है फ्रेश बिल पास कर सकता है, वरना उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यह है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता। हैंडआउट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अनअकैडमी में प्राइस हाइक जल्दी होने वाला है, हमारे अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है बहुत जल्द संडे को, यानी कि 23 तारीख को, जहां पे मैं और बाकी टॉप एजुकेटर्स क्वेश्चन बनाएंगे। साथ के साथ हमारे ऑप्शनल के बैचेस शुरू होने वाले हैं। ध्यान रहे ऑप्शनल के काफी सारे बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। अपनी मर्जी का ऑप्शनल देख के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। ऑल्सो 0% EMI पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ऑफलाइन के बैचेस के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।